हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वतों की। फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रमुख पर्वतों को मैप की सहायता से समझने वाले हैं और पूरा का पूरा डिटेल में इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस भारत के प्रमुख पर्वतों से बनता है उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स एकदम जीरो लेवल से। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत के देश के पर्वत की, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्वत कहते किसे हैं। तो सबको पता है फ्रेंड्स, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी का अध्ययन हम इसको कुछ इस तरह बांट कर करते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी का अध्ययन हम 3 भागों में बांट कर करते हैं, यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अगर मैं पहले भाग की बात करूं तो ऊपर वाले भाग को कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्रस्ट कहा जाता है, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। और जो ये सेकेंड वाला लेयर होता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है मेंटल, और मेंटल कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको मेंटल कहा जाता है और हिंदी में प्रवार कहा जाता है। और जो तीसरा लेयर होता है फ्रेंड्स, इसको कोर कहा जाता है ना, और हिंदी में क्रोड कहा जाता है। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, जो ये तीसरा लेयर है ना, दूसरा लेयर जो है ना, इसी में पाया जाता है मैग्मा। तो ये दूसरे लेयर में मैग्मा पाया जाता है, और यही मैग्मा जो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ उठता है, तो याद रखिएगा ये जो पर्वत का ये वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ क्या होने लगता है? उठने लगता है। जब फ्रेंड्स ये ऊपर की तरफ उठता है तो किसका निर्माण होता है? तो ये पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला मैग्मा है ना, ये जब ऊपर की तरफ उठता है तो वही क्या कराता है? तो किसका निर्माण होता है? तो पर्वतों का निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले मैग्मा के जब उभार होता है या ऊपर की तरफ आता है तो उससे किसका निर्माण होता है? तो पर्वतों का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिटेल से। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स भारत के पर्वत के परिप्रेक्ष्य में, तो याद रखिएगा भारत का सबसे नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है ना। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पर्वत ना, ये हिमालय पर्वत है। यही क्या है? हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हिमालय के पर्वत की, तो हिमालय के पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। हिमालय के पर्वतों का अध्ययन हम कितने भागों में बांट के कर सकते हैं? 4 भागों में बांट के कर सकते हैं। यानी इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। बात करें फ्रेंड्स कि उत्तर से दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो आता है वो आता है आपका ट्रांस हिमालय। पहला कौन सा हिमालय है? तो ट्रांस हिमालय है। अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो इसका आप लोकेशन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका ट्रांस हिमालय का लोकेशन है, ठीक है ना, जो कि पहला हिमालय के रूप में पहला भाग है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स बात करें ट्रांस हिमालय की, तो इसी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो याद रखिएगा ये है K2। क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, जो कि गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जानी जाती है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 8611 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि किस में अवस्थित है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। वहीं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी आता है, जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको इससे याद रखनी है ट्रांस हिमालय से। पहली चीज़ कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 गार्डविन आस्टीन, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और काराकोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरे भाग की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो दूसरा भाग है फ्रेंड्स बृहद हिमालय। दूसरा भाग क्या है? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है, जिसका नाम है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल में अवस्थित है। ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये नेपाल का लोकेशन है। और यहीं पर विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है, इसी श्रेणी में पड़ता है। यानी कि किस श्रेणी में? तो कह सकते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय की श्रेणी में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? तो आपको सबको पता है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 8848 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है।
वहीं बात करें फ्रेंड्स तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स तो बृहद हिमालय या महान हिमालय का एक और पार्ट आपको याद रखना है जो कि सिक्किम में स्थित है, और यह भारत का जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाला सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी बात करें तो ये भी बृहद हिमालय या कह सकते हैं महान हिमालय का पार्ट है। तो महान हिमालय और बृहद हिमालय से दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये भी बृहद हिमालय या महान हिमालय का पार्ट है। दूसरा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है, यह पर्वत भारत का अधिकार क्षेत्र में आने वाला सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी आपको याद रखना है। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ये दो पार्ट आपको याद रखना है बृहद हिमालय और या तो कह सकते हैं महान हिमालय से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पार्ट 3 की बात करते हैं। तो तीसरा जो आपको पार्ट है वो इसका नाम है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की अगर मैं बात करूं तो मध्य हिमालय फ्रेंड्स याद रखिएगा ये ऐसा हिमालय है ना जहां पर भारत के अधिकतर पर्यटन स्थल इसी हिमालय पर स्थित है। जैसे बात करें तो बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी श्रेणियाँ जो कि किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये सब के सब मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मध्य हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं वो सब के सब आ जाते हैं। पहली बात तो चारों धाम आ जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा धौलगिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी श्रेणियाँ जो है ये आ जाते हैं आपके पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि किसके पार्ट हैं, तो ये सब के सब मध्य हिमालय के पार्ट हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं प्रश्न अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि मध्य हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है धौलगिरी पर्वत। तो ये भी आपको याद रखना है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखिए यहाँ से कि मध्य हिमालय जो फ्रेंड्स इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के जितने भी अधिकतर जो पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं वो सब के सब मध्य हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। और मध्य हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो धौलगिरी पर्वत है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, बात करते हैं शिवालिक हिमालय या इसी को उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जो शिवालिक हिमालय होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो निर्माण है ना ये सबसे बाद में हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण जो हुआ इस सबसे अंत में इसका निर्माण हुआ है, और इसकी वजह से इसकी जो ऊंचाई है ना वो सबसे कम है। यानी जितने भी चाहे ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, इन तीनों की अपेक्षा में ऊंचाई क्या है, शिवालिक या उप हिमालय की ऊंचाई कम है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड्स कब हुआ है, तो इसकी जो है इसका निर्माण सबसे अंत में हुआ है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की फुट हिल रीजन्स की बात करूँ तो ये भी कहाँ आता, किसके अंतर्गत आता है, तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटी होती है फ्रेंड्स, पश्चिम में उसको दून के नाम से जाना जाता है और पूर्व में उसको द्वार के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम में अगर दून के नाम से मानेंगे तो इसको क्या कहेंगे, देहरादून, और द्वार के नाम से जाने जाएंगे पूर्व में तो इसको कहा जाएगा हरिद्वार। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि दून की घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो आपको याद होना चाहिए मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच पाया जाता है दून की घाटी, और द्वार पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व के परिप्रेक्ष्य में। तो पश्चिम से पूर्व के परिप्रेक्ष्य में भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पंजाब हिमालय की, तो पश्चिम से पूर्व की ओर में अगर पंजाब हिमालय की बात करूं तो यह जो है ना फ्रेंड्स, यह सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का तक फैला हुआ क्षेत्र है, जिसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 560 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो पंजाब हिमालय का ही भाग है फ्रेंड्स K2, ठीक है ना, जो इसे गाडविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो किसका पार्ट है, तो ये आपको याद रखना है ये पंजाब हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक पंजाब हिमालय फैला हुआ है, तो सिंधु से लेकर के सतलज के बीच तक पंजाब हिमालय कुल 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सतलज नदी आपको दिखाई दे रहा होगा सिंधु से सतलज के बीच में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब बात करें फ्रेंड्स कि कुमायूं हिमालय की, तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय जो है फ्रेंड्स ना, ये 320 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जो कि सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच तक है, ठीक है ना। सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और इसी कुमायूं हिमालय की जो ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, तो धौलागिरी। कौन है, धौलगिरी जो है यह कुमायूं हिमालय की ही पार्ट है, जो कि सतलज और काली के बीच में स्थित है, जिसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स तो बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय जो है फ्रेंड्स कुल 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है नेपाल हिमालय, ठीक है। और इस नेपाल हिमालय में ही फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि संसार की सबसे ऊंची चोटी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर होती है, ये अवस्थित है किस हिमालय के अंतर्गत, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहली बात करें पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन सी चोटी आती है, तो K2 आती है, गाडविन आइस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वहीं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत बात करें तो फ्रेंड्स धौलागिरी आता है, धौलगिरी आता है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। वहीं अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये माउंट एवरेस्ट आता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं असम हिमालय की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा, असम हिमालय के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो तीस्ता से लेके दिहांग नदी के बीच, तीस्ता से लेके दिहांग नदी के बीच आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, और यही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। तो तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है लगभग 720 किलोमीटर में फैला हुआ है असम हिमालय। और इसी असम हिमालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स कंचनजंगा। कौन सी आती है, कंचनजंगा, जो कि भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है, जो कि पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर मैं बात करूँ तो इसको भी 4 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये चारों का आपने अध्ययन किया और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े फ्रेंड्स, बात करें तो याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना या प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है अरावली पर्वत, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना और प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए तो उसका नाम है गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 1,722 मीटर, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। ये आप लोकेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ का लोकेशन है, तो ये राजस्थान का लोकेशन है, जहाँ पर फ्रेंड्स पाई जाती हैं अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत का सबसे पुराना या प्राचीन पर्वत है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा अगर मैं सतपुड़ा की पहाड़ियों की बात करूं तो याद रखिएगा सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ियां। और इसी सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स, तो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1,350 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी घाट, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहीं पर क्या है, वहीं पे है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। या इसको हम कह सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो याद रखिएगा डोडा बेटा है। कौन सी है, डोडा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2,637 मीटर है। क्या है, 2,637 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अच्छा, वहीं बात करें फ्रेंड्स, जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी की चोटी डोडा बेटा जो है ना, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये भी आपको याद रखना है। बात करें फ्रेंड्स, अगर दूसरी सबसे चोटी है डोडा बेटा तो पहली सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो वो है अन्नामुदी। कौन है, अन्नामुदी जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण भारत की
पहली सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर ऊंची है ये, और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुदी है। वहीं बात करेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स अन्नामुदी, ठीक है ना। जबकि डोडा बेटा की बात करें तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं इसी अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे फ्रेंड्स इलायचियों की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इलायचियों की पहाड़ियाँ हैं जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे पाई जाती है, ये इसका लोकेशन है। और इसी के जस्ट नीचे फ्रेंड्स पाई जाती है नागरकोइल। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो नागरकोइल की पहाड़ी पाई जाती है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहली बात, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे मिलते हैं, या कह सकते हैं कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। और यही डोडा बेटा की बात करें तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर वहीं पूछ ले कि अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है तो दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स अन्नामुदी। कौन है, अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर ऊंची है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी अगर पूछेगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, यही आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 738 मीटर ऊंची है सैंडल पीक, जो कि कहाँ पड़ती है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। कौन है फ्रेंड्स, नारचो है, जो कि 752 मीटर ऊंची है। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन की, जो मैंने थ्योरी कवर किया है उसी पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, वो तो सिक्किम का भी हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, असम का भी हिस्सा है। जबकि आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी है जो है ये भारत की सबसे नवीनतम है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमालय का पद प्रदेश या फुट हिल रीजन्स निम्न में से किस स्थान से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये जाना जाता है फ्रेंड्स शिवालिक से। शिवालिक जो हिमालय है या शिवालिक श्रेणियाँ हैं ना, यहीं से माना जाता है फुट हिल्स रीजन्स को, यानी कि पद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछेगा तो वो है फ्रेंड्स K2। कौन है K2, जिसे गाडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं माउंट एवरेस्ट की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर ऊंची है। ये भी आपको याद रखना है। जबकि K2 या गाडविन आइंस्टीन की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स 8,611 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी जो पर्वत है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी जो पर्वत है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। अरावली पर्वत जो श्रेणी है ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये भी आपको याद रखना है। और अरावली पर्वत की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जो कि कहाँ अवस्थित है, तो यह राजस्थान में अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कौन सा है, तो गुरु शिखर है, यानी इसका भी विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुदी। कौन है, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस
पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बात करें तो यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी स्थित है फ्रेंड्स? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। वहीं नारचो की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा जो नारचो है ना, यह जो है लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नारचो जो है ये लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।